क्लास 9th साउंड। इस चैप्टर में हम जानेंगे साउंड क्या होती है। साउंड इज सेंसेशन फील्ड बाई आवर ईयर। साउंड एक सेंसेशन होता है जो कि हमारे ईयर्स फील करते हैं। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें लिसन करने के लिए, सुनने में कैपेबल बनाती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस कैपेबल टू हियर। हम अपनी डेली लाइफ में कई तरीके की साउंड को सुनते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनते हैं, घर में अपने भाई बहनों से बातें करते हैं। साउंड ऑफ टेलीविज़न, बेल, स्टीरियो सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन भी हमने आवाज़ सुनी है। स्कूल में हम अपने टीचर्स की साउंड सुनते हैं एंड स्कूल बेल की आवाज़ सुनते हैं और क्लासमेट्स की आवाज़ें सुनते हैं। रोड पर जब हम निकलते हैं तो रोड पर हमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, बहुत सी व्हीकल्स की आवाज़ सुनाई देती है इन अ सिमिलर मैनर। एंड द साउंड ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ और मैनी ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स, उनका भी हमें साउंड सुनाई देता है। जब हम म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो साउंड वहाँ भी हमें सुनाई देती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे तार, बीना, वायलिन, गिटार, हारमोनियम, तबला, क्रैम्बल एंड मैनी ऑफ द थिंग। और गार्डन में हम चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनते हैं। तो इतनी सारी आवाज़ हैं और हम जब किसी को बुलाते हैं तो भी आवाज़ लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। तो इसका आंसर है साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो होती है वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो अभी वेव्स क्या होती हैं? वेव समझने से पहले हमें 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। मीडियम वो स्पेस होता है या एरिया होता है जिसके अंदर साउंड ट्रैवल करती है, जिसके अंदर साउंड ट्रैवल करती है उसे मीडियम कहते हैं। वाइब्रेशन मीन टू एंड फ्रो मोशन, मीन उसे एक जगह से जाना और एक जगह पे आना, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं वेव्स के ऊपर। वेव्स आर द वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस होते हैं, वाइब्रेशन वाला डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम के अंदर, जिसका काम क्या होता है, डेट कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जिसका काम होता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, बिना ऐसे 2 पॉइंट के बीच में जिनमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। जिस तरीके से जब वेव प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशन जो होते हैं पार्टिकल और मीडियम को वाइब्रेट करते हैं और विद दीज वाइब्रेशंस वेव स्टार्ट टू ट्रेवल। एंड मीडियम, एक और बात, मीडियम ट्रेवल नहीं करता, मीडियम जस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट देयर ऑन पोजिशन। जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजिशन पर, एंड उसी वही वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और हम तक साउंड आती है। जैसे हम अपने स्कूल में बेल की बात सुनते हैं तो वो साउंड भी हम इसी तरीके से आती है इन अ सिमिलर मैनर। साउंड वेव जो होती है, जो पोंड होता है, तालाब जो होता है, तो उसमें जब हम ड्राइव मारते हैं उसकी भी साउंड हमें इसी तरीके से आती है। उसमें वाइब्रेशन अप एंड डाउन होते हैं और एक ही फिक्स पोजीशन पे होते हैं और उसकी साउंड हमें सुनने को मिलती है। फिर हम वेव्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। ऐसी वेव जिसमें कि जो वाइब्रेशन होता है सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। जैसे जो हमारी वेव है वो ए टू बी जा रही है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ए टू बी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं, साउंड सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं।
जैसे हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल स्प्रिंग को हमने थोड़ा पुश किया और पुश करने से उसमें कुछ एरिया ऐसे बने जहाँ पर स्प्रिंग ज़्यादा थी और कुछ एरिया ऐसे बने जहाँ पर स्प्रिंग कम थी। तो वो एरिया जहाँ पे स्प्रिंग ज़्यादा थी उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जिस एरिया में कम थी उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। कंप्रेशन को C से दिखाते हैं और रेयर फ्रैक्शन को R से दिखाते हैं। पुश और पुल करने पर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जैसे बनते हैं। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में भी जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो दो तरीके के मीडियम बन जाते हैं, दो पार्ट बन जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के। जिस पहला होता है कंप्रेशन वो पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम आर कमिंग मच क्लोजर देन नॉर्मल दे आर। मीन टू से जो नॉर्मल कंडीशन में जितने पास होते हैं उस कंडीशन के कंपेरिजन में ज़्यादा पास में होते हैं, एंड मोमेंटरी रिडक्शन इन वॉल्यूम, और इस वजह से उनके वॉल्यूम में भी रिडक्शन आता है, उनकी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। वहीं रेयर फ्रैक्शन वो पार्ट होता है वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फार अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं, जो दूर होते हैं नॉर्मल कंडीशन की कंपेरिजन में, एंड देयर इज मोमेंटरी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, और इनके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट भी दिखता है। कंप्रेशन के रीजन में प्रेशर ज़्यादा होता है एंड रेयर फ्रैक्शन के मीडियम में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन दोनों कंसिस्ट करती है जब वो ट्रैवल करती है एक मीडियम में। कंप्रेशन हमने बताया साउंड वेव जो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। द वेव प्रोड्यूस इन एयर व्हेन गिटार वायर सितार तनपुरा वॉयलिन ETC जब हम उन्हें प्लग करते हैं तो उनमें से जो वॉइस पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वजह से पैदा होती है। सेकेंड टाइप्स ऑफ वेव होती हैं ट्रांसवर्स वेव ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू अ डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। मीन टू से लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इन सेम डायरेक्शन टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन ट्रांसवर्सल वेव में अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव एक्चुअल मूव कर रही है। जैसे जो वेव है P से Q की तरफ जा रही है तो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं केवल सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकती हैं, गैस में ट्रैवल नहीं कर पाती। वेव्स प्रोड्यूस बाय मूविंग वन एंड ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिडली। मीन टू से जब हम एक स्प्रिंग को ऊपर और नीचे करते हैं तो उसमें जिस तरह की वेव्स पैदा होती हैं अप एंड डाउन करने से वाइब्रेशन पैदा होती हैं, उस तरह की वेव को ही हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जो पानी में रिपल्स बनते हैं जब वो उसमें पत्थर फेंका जाता है, जो उसमें रिपल्स बनती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इसी तरीके से ट्रांसवर्स जिस तरीके लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो पार्ट होते हैं उसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव के भी दो पार्ट होते हैं। एक हॉरिजेंटल हम्प एरिया जो ऊपर से थोड़ा उठा होता है या एलिवेशन होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट। अ क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच ऑफ द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एंड डिस्पर्शन और हॉलो इन ट्रांसवर्स वेव में हॉलो एरिया जो होता है वो एरिया होता है जिसमें डिस्पर्शन होता है, और ये वो एरिया होता है जो कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे होता है। और एक ट्रांसवर्स वेव कंजुगेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ कंजिस्ट करती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हम जब ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कंप्रेशन के लिए नॉर्मल डेंसिटी को एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। अगर नॉर्मल से डेंसिटी ज़्यादा है
तो कंप्रेशन होगा और हमारी जो वेव होगी ऊपर की तरफ आएगी। और कंप्रेशन के बाद अगर नॉर्मल डेंसिटी से डेंसिटी कम है तो ऐसी कंडीशन में रेयरफैक्शन नीचे आएगा और इसी तरीके से हमारी वेव आगे बढ़ती जाएगी ABCDE। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस लेते हैं। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नीचे का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो क्रेस्ट बनेगा और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो ट्रफ बनेगा। और इसी तरीके से हम उनकी ग्राफ को बना सकते हैं। एक ए हमारा क्रेस्ट है क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, बी हमारा ट्रप है क्योंकि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, सी हमारा क्रेस्ट है, डी हमारा ट्रप है कंसिक्वेंटली इन अ डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट वे अ वेव इज गोइंग टू बी मूव। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? किसी भी साउंड को डिफाइन करने के लिए या किसी भी वेव साउंड वेव को डिफाइन करने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना पड़ता है। पहला, वेव लेंथ ऑफ द साउंड। साउंड की वेव लेंथ क्या है? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। इन 5 चीज़ों को हमें डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले चलते हैं वेव लेंथ पर। वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पर आकर के एक वेव अपने आप को रिपीट करती है। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम ग्रीक वर्ड लैम्डा से दिखाते हैं और वेव लेंथ को हम इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव की लेंथ को ही हम वेव लेंथ कहते हैं। एक कंप्लीट वेव में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन होता है। एंड इन साउंड वेव डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजुगेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स वेव लेंथ। मतलब से 2 कंप्रेशन और 2 रेयरफैक्शन के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी 1 वेव लेंथ के बराबर होता है। एंड डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के सेंटर के बीच में कंजुगेटिव जो होते हैं उनके बीच में जो वेव लेंथ का डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। ऐसा ही यूनिट जो होती है लैम्डा की या वेव लेंथ की वो होती है मीटर। एंड जो वेव लेंथ होती है उसे हम मेजर कर सकते हैं बाय टेकिंग 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेयरफैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हेन अ वेव पास थ्रू मीडियम, जब एक वेव जो मीडियम से पास होती है तो वो जो अपने हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्टर्बेंस, हाईएस्ट पीक ऑफ वाइब्रेशन जो पैदा करती है उसे ही हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, मतलब ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन से उसमें कितना डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है उसे हम उसकी वेव लेंथ एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव लेंथ नहीं, एम्पलीट्यूड कहेंगे उसको। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द वेव। मीन से एम्पलीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है जितना कि वाइब्रेटिंग बॉडी का होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज सेम एज द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस अ वेव। सेकेंड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम दूसरी मैनर में डिफाइन करना चाहें तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है, उसका मीन क्या होता है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन पैदा हुए उन्हें हम वाइब्रेशन कहते हैं, उन्हें उसे भी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स होती है। एंड 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड।
1 हर्ट्ज जो होते हैं 1 वाइब्रेशन पर सेकंड के बराबर होते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूस द वेव। मीन टू से जो फ्रीक्वेंसी होती है एक वेव की वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो कि वेव प्रोड्यूस कर रही है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होती है रेसिप्रोकल होती है उसके टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखा रहे हैं, टाइम पीरियड को टी से, तो एफ इजकल टू 1 अपॉन टी। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन अ सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। मीन टू से एक वेव ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को उसकी वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और रिलेशनशिप इनमें द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जैसा हमें पता है वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होती है। तो वेलोसिटी हुई हमारी v, डिस्टेंस ट्रेवल, वेवलेंथ लैम्डा, टाइम t। तो v इजकल टू लैम्डा अपॉन टी। नाउ हमें पता है 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो v इजकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड l इज द लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होती है इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। सो द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मीन टू से जो स्पीड ऑफ द वेव होती है वो प्रोडक्ट होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। द वेवलेंथ, द वेव इक्वेशन ऑफ 3 quantities in it. So if we know the value of 2 quantities, we can find the value of third quantities. मीन टू से हमारी इस इक्वेशन में 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो और हमारे पास 2 क्वांटिटी की वैल्यू है तो हम एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जिस तरीके से हम साइकिल को देखते हैं उसमें टन टन की आवाज़ आती है, रिंगिंग बेल उसमें भी टन टन की आवाज़ आती है, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जिनमें कि हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है वो साउंड पैदा करेगा। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड साउंड इज प्रोड्यूस by vibrating object. The energy required to make an object vibrate and produce a sound is required by some outside source. मीन जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक आउटसाइड सोर्स से मिलती है वाइब्रेशन करने के लिए। जिस तरीके से हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कोर्ड्स होते हैं, वाइब्रेशन होता है उनके अंदर, वोकल कोर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है और वो हमारे थ्रोट के अंदर होते हैं और उनमें जो वाइब्रेशन होता है तो हम स्पीक कर पाते हैं। द साउंड ऑफ ड्रम इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेशन ऑफ स्किन। जो साउंड ऑफ ड्रम होती है वो स्किन की वाइब्रेशन की मदद से पैदा होती है। पेन हम एक डंडी से उसे मारते हैं। गिटार में भी वाइब्रेशन पैदा होती हैं, फ्लूट एंड तबला इन सब में वाइब्रेशन पैदा होता है। हम अलग अलग पॉइंट पर या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में से साउंड अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रिंग से साउंड निकालना चाहते हैं तो हम सितार को लेंगे, जैसे बाई वाइब्रेटिंग ए स्ट्रिंग एज वी प्रोड्यूस साउंड इन सितार। सिंपल बाई वाइब्रेटिंग द एयर, हम जब एयर को वाइब्रेट करते हैं तब एक फ्लूट बंसी, एंड वाइब्रेटिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे तो हम एक ड्रम लेंगे, एंड बाई वाइब्रेटिंग द प्लेट्स, जब हम प्लेट्स को वाइब्रेट करेंगे तो हम क्रैम्बल लेंगे। साउंड इन एयर, देखिए हम एक फ्लॉक लेते हैं, ट्यूनिंग फ्लॉक को हम रखते हैं। अब हमने क्या किया, ट्यूनिंग फ्लॉक को पिन किया और उसे मूव करने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हुए और कंजुगेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन उसने बनाना स्टार्ट किया एयर के अंदर। जब कंजुगेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं तो वो एयर में प्रोपोगेट भी करते हैं और एयर में प्रोपोगेट करके वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वो ट्रैवल करते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं। एक और बात, द नेट रिजल्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी इज दैट इट सेंड
द वेव कंजुगेटिंग ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफेक्शन इन इट एयर। जो साउंड प्रोड्यूस सोर्स होता है वो कंजुगेटिव रेयरफेक्शन और कंप्रेशन सेंड करता है जो कि हमारे ईयर तक रीच करते हैं। अब देखिए प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे हुआ। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है एंड वाइब्रेट करने की वजह से वो साउंड में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करता है, और कंप्रेशन रेयरफेक्शन और उनके अंदर एम्पलीट्यूड पैदा होता है क्योंकि बीच में डिस्टेंस होता है। एंड हम अगर उस रास्ते से जा रहे हैं या उस साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स के पास में हैं तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमारे ईयर तक पहुंचते हैं और हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। एंड देखो क्या होता है, हाँ, इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो रहा है तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता, ओनली जस्ट वाइब्रेशन ऑफ द एयर पार्टिकल गोइंग टू टेक प्लेस एंड वन पार्टिकल वाइब्रेट एंड सेंड इज कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंजुगेटिवली। और रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन इस तरीके से चलते चलते बैक एंड फॉर्थ मोशन से वो रेयरफेक्शन कंप्रेशन हमारे कान तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई पार्टिकल मूव नहीं करता। पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट एट देयर पोजिशन एंड कंप्रेशन रेयरफेक्शन पास वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। इसी तरीके से इफ वी टर्न ऑन द gas tape for few seconds, a person standing a few meters away will hear the sound of speaking gas first and smell of gas reaches to him afterwards। मीन टू से अगर हम देखें कि गैस में मीन टू स्मेल में एंड साउंड में स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि हम अगर कुछ समय तक एक गैस सिलेंडर के पास खड़े हैं और गैस सिलेंडर में साउंड गैस निकल रही है तो हमें उसकी स्मेल कुछ समय के बाद में आएगी, लेकिन गैस निकलने की आवाज़ हमें थोड़ा पहले आ जाएगी। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाई अ वाइब्रेटिंग एयर लेयर इज आइदर साइड ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। मीन टू से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हो सकता है उसके अंदर, उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव कहते हैं। और कितनी फ्रीक्वेंसी है ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ वेव इन अ सेकंड कितनी है उसके अंदर। ये बात समझने के बाद अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। साउंड नीड्स अ मटेरियल टू ट्रेवल। साउंड जो होती है उसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम वो एरिया होता है सब्सटेंस थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल, ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू होकर के साउंड ट्रेवल कर सकती है। जो साउंड होती है सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, और इसलिए साउंड वेव को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसे एक मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दे इट्स प्रोपोगेशन। जैसा कि हमने देख रखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से साउंड आगे बढ़ती है। एंड थ्रो साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट लाइट वेव एंड रेडियो वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन लाइट वेव एंड रेडियो वेव कैन ट्रेवल थ्रू साउंड। इट इज देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड जो होती है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड जो होती है सॉलिड्स में 15 गुना ज़्यादा ट्रेवल करती है स्पीड से एज़ कम्पेयर टू एयर, एंड लिक्विड में 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। जैसे कि हम सॉलिड से देखें तो हम एक थ्रेड लेते हैं, मोटा सा थ्रेड, और उसमें दोनों जगह टिन कैन लगा देते हैं, और फिर हम उसमें आवाज़ करते हैं टा की, तो उसमें और बात करते हैं तो हम एक दूसरे की आवाज़ बड़े आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड जो होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से ट्रेवल कर सकती है। हमें फ़ोन की रिंगिंग सुनाई देती है, तो फ़ोन की रिंगिंग सुनाई देने का भी मेन रीज़न यही है कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि साउंड जो होती है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, मीन टू से बिना एयर के ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके लिए हमने 2 बेल्स ली। एक बेल ऐसी है जिसके पास एयर प्रेजेंट है, और एक बेल ऐसी है जिसके पास
कोई एयर नहीं है और उसमें वैक्यूम हमने कर दिया है, वैक्यूम पंप लगा करके। हमने जब हमने बेल बजाई तो टिन 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 की आवाज़ आई पहले वाली जार में जिसमें एयर प्रेजेंट थी। और वहीं सेकंड केस में हमने ये देखा कि कोई आवाज़ नहीं आई, और आवाज़ आ भी रही है तो बहुत धीरे से, हमें सुनाई नहीं दे सकती इतना। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगी जब मीडियम होगा। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो एयर इज नेसेसरी फॉर द साउंड टू ट्रेवल। एयर जो होती है नेसेसरी होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। एयर का हो या मीडियम इज नेसेसरी। व्हेन देयर इज अ वैक्यूम इन द जार देयर इज नो मॉलिक्यूल टू कैरी साउंड वाइब्रेशन। जब वैक्यूम होता है ग्लास के अंदर तो कोई भी नो मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट फॉर द वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरे कैरी करने के लिए कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड और लिक्विड और गैस से ट्रेवल कर जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके वो एक जैसे दूसरे के ट्रेवल कर जाते हैं। हम मून का केस लेते हैं तो मून पर कोई एयर नहीं होती, और मून पर एयर नहीं होने की वजह से हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, एक दूसरे से स्पीक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है। वायरलेस सेट दिए जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को जो कि रेडियो वेव्स का यूज करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड टेल अस द रेट एट विच साउंड ट्रेवल फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स टू आवर ईयर। मीन टू से स्पीड ऑफ साउंड ये दिखाती है कि एक ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी साउंड कितनी देर में हम तक हमारे कान तक पहुंच पाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरीके का है इस पर डिपेंड करती है। मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जो साउंड होती है सबसे धीमे ट्रैवल करती है गैस में, फिर उससे तेज़ ट्रैवल करती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है सॉलिड्स में। हम जब एयर की बात करते हैं तो एयर में 344 मीटर पर सेकंड के हिसाब से साउंड चलती है। हम जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में उसे 5 टाइम मीटर से तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलती है। और वहीं जब हम आयरन की बात करते हैं या सॉल्ट की बात करते हैं तो उसमें अराउंड 5130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, चेंज करती है ऑन द बेसिस उसका मीडियम कौन सा है। सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर किसी जगह का टेम्परेचर हाई है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हमें जल्दी सुनाई देगा। अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें जल्दी सुनाई देगा। और स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है। मोर इज द ह्यूमिडिटी मोर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड ही बढ़ जाएगी। जैसे कि ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड एवरेज में 344 मीटर पर सेकंड होती है। वाटर में साउंड जो होती है 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ब्लड के अंदर 1570 मीटर पर सेकंड होती है। एल्यूमिनियम के अंदर 1100 मीटर पर सेकंड होती है। एंड ग्लास के अंदर 5170 मीटर पर सेकंड होती है। मीन टू से साउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे उसकी स्पीड होती है साउंड की वो 344 मीटर्स होती है। एंड साउंड ट्रेवल अबाउट 5 टाइम फास्टर इन वाटर देन एयर। इसलिए जो मछलियाँ होती हैं वो आपस में बातें जो करती हैं वो बहुत तेज़ी से कर लेती हैं, कुछ सिग्नल भेजती हैं तो धीरे से बोल करके भी बड़ी लंबी दूरी तक वो सिग्नल चला जाता है। इन सिमिलर मैनर अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में तकरीबन लिक्विड से ही 5 गुना ज़्यादा और एयर से 15 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। इसीलिए
जब एक ट्रेन बड़े दूर की डिस्टेंस से आ रही होती है तो हम उसे बड़ी आसानी से उसकी साउंड को सुन सकते हैं बाई रेल की पटरीज पर। जो रेल की पटरीज होती हैं, स्लीपर्स होती हैं, उन पर अगर कान लगाएं तो साउंड हमें बड़े आराम से आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड मच फास्टर होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मीन क्या होता है? सुपरसोनिक का मीन, पहले चलते हैं। सुपरसोनिक का मीन होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, जैसे एयरक्राफ्ट हुआ, बुलेट हुई, रॉकेट हुआ। ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम लाउडनेस पैदा करते हैं, और उस एक्सट्रीम लाउडनेस को हम शॉक वेव्स कहते हैं। एंड इन शॉक वेव की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे कानों को ब्रस्ट कर सकता है। इसी को हम सोनिक बूम कहते हैं। अगर हम कहना चाहें सोनिक बूम क्या होता है, तो हम कहेंगे सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइस caused by shock wave from an aircraft which is traveling speed faster than speed of sound। मीन टू से सोनिक बूम वो एक्सप्लोसिव साउंड नॉइस होती है जो शॉक वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ऐसे ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने पर जो कि स्पीड ऑफ साउंड से तेज ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ रेस इन बिटवीन साउंड एंड लाइट। साउंड और लाइट में से स्पीड ज़्यादा किसकी होती है? तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। जैसे हम देखते हैं कि रेनी सीजन्स में हम ये देखते हैं कि हमें जब लाइटनिंग होती है तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में आती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कम है और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 344 मीटर पर सेकेंड होती है, और वहीं स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जब हम मैच देखते हैं तो क्रिकेट में हमें बॉल का हिट करने का, जब बॉल हिट होती है तो उसकी आवाज़ में बाद में आती है, लेकिन बॉल हिट होती हुई हमें पहले दिखती है। इन सिमिलर मैनर जब गन फायर होती है तो गन के फायर होते समय भी हमें पहले गन के फायर होने की तस्वीर नज़र आती है, वो गन फायर होती हुई दिखती है, उसमें जो बारूद फटता है वो दिखता है, और जो गन की आवाज़ आती है वो लिटिल बिट आती है, लिटिल बिट आफ्टर। इस बात को देख करके हम कह सकते हैं लाइट रीचेज अस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली। मीन टू से लाइट जो होती है तुरंत या एक झपक लेते ही लाइट हम तक पहुंच जाती है, लेकिन साउंड थोड़ा टाइम लेती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आने के लिए हमारे उस ऑब्जेक्ट से। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अगला रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। जब हार्ड सरफेस पे साउंड स्ट्राइक करती है और बाउंसिंग बैक करती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होने के लिए हार्ड सरफेस जिस तरीके से बॉल, मेटल, हार्डवुड एंड क्लिप जो होती हैं वो उनमें ज़्यादा अच्छी साउंड रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जो सॉफ्ट सरफेस होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ साउंड होती हैं। जो साउंड होती है उसे स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस से या शाइनिंग सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर सरफेस पे एक जैसा रिफ्लेक्शन देती है। लेकिन मिरर की तरह मिरर जो होता है स्मूथ सरफेस पे और शाइनिंग सरफेस पे ही ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन दे पाता है। जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होते हैं, और उसके भी दो लॉ होते हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन टू से इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई एट द सेम प्लेन। सबके सब सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड
जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड के बराबर होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम एक घड़ी लेते हैं और घड़ी को लेकर के टिक टिक की आवाज़ चलेगी उसमें। हम एक हार्ड बॉल लेते हैं और उसमें कार्डबोर्ड की ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर होकर के साउंड जाएगी। तो हम एक कार्डबोर्ड ट्यूब लेते हैं और कार्डबोर्ड ट्यूब के बीच में एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं। तो अब हम उस साउंड को ट्रेवल करने के बाद दूसरे कार्डबोर्ड ट्यूब से उसे पढ़ते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं। T1 कार्डबोर्ड ट्यूब से साउंड गई और T2 कार्ड ट्यूब से साउंड इधर आई। तो अब जो साउंड वहाँ गई और साउंड वहाँ से आई, तो उसमें हम ये देखते हैं मैक्सिमम साउंड कहाँ पैदा हो रही है। तो हमें ये पता चलता है मैक्सिमम साउंड वहाँ पैदा हो रही है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इक्वल हैं। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस तरीके से हमारे लॉ प्रूव होते हैं। नाउ अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए हम कुछ डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में उनका यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूटिलाइज इन द वर्क डिवाइस सच एज मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेटोस्कोप एंड साउंड बोर्ड। इनमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज करते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस होते हैं। मेगाफोन एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम अपनी आवाज़ को डायरेक्शन देते हैं और उसे एम्पलीफाई करते हैं जब हम उसमें बोलते हैं। जैसे हेलो हेलो, ध्यान दें। आपने कभी देखे होंगे और आपकी छत के ऊपर कभी भजन होता है, भागवत होती है, तो वो लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा कोना होता है, एक बड़ा कोना होता है। तो जब हम छोटे कोने से थोड़ी सी आवाज़ लगाते हैं तो बड़े कोने से तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वाइब्रेशन जो होते हैं अप डाउन मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने से हम जिस डायरेक्शन बोलते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती है विद अ हाई इंटेंसिटी एंड हाई एम्पलीट्यूड। मेगाफोन जो होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। इसी तरीके से बल्ब हॉर्न जो होता है कोन शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम सिग्नलिंग का काम करते हैं इन बाइसिकल, कार, बस, ट्रक एंड बोट। बल्ब हॉर्न जो होते हैं अलग अलग शेप के मिलते हैं। जिस तरीके से हमने बस के अंदर भोंपू जैसे कि भोंपू भी कहते हैं, जब हम उसे दबाते हैं तो उसके अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से साउंड इंक्रीज होती है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होने से हमें सिग्नल देते हैं कि हमें रास्ता दो, यह बस आ रही है। सेकंड, स्टेटोस्कोप जो होता है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है टू मेयर द हार्ट बीट्स और साउंड, टू मेयर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ ऑर्गन मेनली हार्ट एंड लंग्स। जो स्टेटोस्कोप होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला चेस्ट पीस वो पार्ट होता है जिसको हम अपने हार्ट पे रखते हैं और हार्ट बीट्स या लंग्स पर रखते हैं जिससे हम उसकी हार्ट बीट या लंग्स को सुन सकें। सेकंड पार्ट होता है ईयर पीस वो होता है जिसे हम कान में डालते हैं, अपने कान में डालते हैं डॉक्टर्स। एंड एक होता है रबर ट्यूब। जो रबर ट्यूब होता है वो चेस्ट पीस और ईयर पीस को कनेक्ट करता है। तो जब जो चेस्ट पीस के जो डाउन पार्ट होता है डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का होता है साउंड को एम्पलीफाई करना। जब उस पर हम साउंड डॉक्टर दिल पर उसकी उस चेस्ट पीस को रखते हैं तो जो साउंड होती है वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करते हुए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा वो ईयर पीस तक पहुंचती है थ्रू रबर ट्यूब। एंड हम उसकी साउंड को सुन सकते हैं कि उसके दिल की धड़कन कैसी चल रही है या हार्ट वो सांस लेता है तो उसके अंदर कैसी साउंड आती है। और स्टेटोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। सेकंड, साउंड बोर्ड जो होता है, जैसा कि हमने बड़े बड़े हॉल्स देखे तो उनमें कुछ साउंड जो होती है
पीछे की तरफ चली जाती है या कुछ साउंड रुक जाती है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस होती है उस तक पूरी साउंड नहीं पहुंच पाती। इस वजह से हम एक बोर्ड का यूज करते हैं, कनकेव शेप का बोर्ड, जिसे हम साउंड बोर्ड कहते हैं। तो साउंड बोर्ड बड़े बड़े हॉल्स में होता है। तो साउंड बोर्ड इज अ कनकेव बोर्ड विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर। जो बोलने वाला होता है उसके पीछे रखा जाता है इन लार्ज हॉल ऑफ ऑडिटोरियम, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं उनके अंदर, जिससे कि हम किसी जो स्पीकर है उसकी स्पीच को अच्छे से सुन सकें और वो इंसान भी सुन सके जो एक लंबी दूरी पे थोड़ा दूर बैठा हुआ है। जो साउंड बोर्ड होता है उसको भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही काम करता है। साउंड बोर्ड को हम इस तरीके से रखते हैं कि जो कनकेव शेप का जो होता है और जो स्पीकर होता है वो उसके फोकस पे बैठा हो, और जब उसकी साउंड पीछे की तरफ जा रही हो, पीछे की तरफ जाती है तो सारी की सारी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल साउंड ऑडियंस तक पहुंच जाती है। इसलिए जितनी भी साउंड होती है सारी ऑडियंस की तरफ जाती है और इससे हम ऑडियंस को क्लियर साउंड नज़र सुनने को मिलता है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स में भी ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम कर्व शेप का बनाते हैं। तो कर्व शेप का हॉल होने से या कर्व शेप का एरिया ऊपर वाला होने से हम साउंड को ज़्यादा अच्छे से मेजर कर पाते हैं या सुन पाते हैं। तो जितनी भी साउंड होती है हमारा मेन फोकस ये होता है ऑडियंस तक पहुँचे, और ऑडियंस तक पहुँचने के लिए हम साउंड बोर्ड का यूज़ करते हैं। साउंड बोर्ड जो होता है वो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही होता है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो है एको, एको को हम प्रतिध्वनि या गूंज भी कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको को भी प्रोड्यूस करता है। एको क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मीन टू से साउंड के रिफ्लेक्ट होने की वजह से